वेलकम टू यूट्यूब चैनल विश इंस्टीट्यूट। दोस्तों आज हम देखेंगे मेवाड़ के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन। इसके अंदर 50 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं और 50 क्वेश्चनों के साथ ही हम मेवाड़ के संपूर्ण इतिहास को है वो क्या करेंगे, यहाँ पर कवर करेंगे। तो साथियों संपूर्ण मेवाड़ के इतिहास को हम कवर करेंगे और यहाँ से है वो पढ़ने के बाद आप राजस्थान की चाहे छोटी सी जीरो से लेकर आप कोई सी भी लेवल की एग्ज़ाम की है वो तैयारी कर रहे हो तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है साथियों। और इसी के साथ है वो हम पूरे मेवाड़ को है अच्छे से कवर करेंगे, जितने भी डाउट है वो यहाँ पर हम क्लियर करते हुए साथ में चलेंगे साथियों। तो चलते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है गुहिल शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत है। तो मुख्य स्रोत जानकारी के बारे में देखें तो कौन सा है, चिरवे का अभिलेख। चिरवे का अभिलेख है वो गुहिल शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत बताता है। अब यहाँ पर बात करें तो पहले तो हम देखते हैं अभिलेख क्या होते हैं। अभिलेख क्या होते हैं, अभिलेख किसे कहते हैं, तो यानी कि किसी भी पत्थर या मतलब दीवार पर लिखवाया गया इतिहास ही क्या है, अभिलेख है। ठीक है, और एक जैसे नाम दिया गया है प्रशस्ति। प्रशस्ति क्या है, यानी कि इसी मतलब पत्थर या फिर किसी भी पत्थर पर लिखा हुआ जो मतलब किसी की प्रशंसा में लिखा हुआ जो भी मतलब कहानी या घटना लेख है वो क्या कहलाती है, प्रशस्ति कहलाती है। और जो किसी इतिहास के बारे में बताता है वो अभिलेख कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब ये चिरवे के अभिलेख है तो चिरवे का अभिलेख है कहाँ पर, तो चिरवा गांव है। क्या है, चिरवा गांव के अंदर है। और ये चिरवे गांव है ये कहाँ पर है, तो ये चिरवे गांव है उदयपुर के अंदर। कहाँ पर है दोस्तों, उदयपुर के अंदर है। और इसमें क्या दिया गया है, इसमें 51 श्लोक दिए गए हैं। इसमें क्या है, 51 श्लोक, और इसके अंदर है वो गुहिल वंश की जानकारी मिलती है। और ये जो श्लोक है ये यानी कि इसमें संस्कृत भाषा के अंदर दिया गया है। और इसकी जो मतलब बात करें तो ये कब लिखवाया गया था, तो ये इसका जो लिखवाया गया था ये लिखवाया गया था 1273 में। कब लिखवाया गया था, 1273 के अंदर ये लिखवाया गया था साथियों। अब यहाँ पर ये अभिलेख आया है तो अगर आपको पूछ ले कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है तो आपको बता देना चाहिए एपिग्राफी। क्या कहते हैं, एपिग्राफी कहते हैं दोस्तों। एपिग्राफी है वो अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं। और अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है तो अशोक मौर्य के समय का जो अभिलेख है वो सबसे प्राचीन अभिलेख है, जो आपको याद रखना है। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख कौन सा था तो जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा था, जूनागढ़ अभिलेख, जो कहाँ पर है दोस्तों, ये गुजरात के अंदर है, जो आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हम बात करें तो अदर ऑप्शन यहाँ पर रिलेट कर लेते हैं। बिजोलिया अभिलेख दे रखा है, कौन सा अभिलेख दे रखा है, बिजोलिया अभिलेख। बिजोलिया अभिलेख के बारे में हम देखते हैं कि बिजोलिया अभिलेख है वो किस मंदिर में है, तो ये पार्श्वनाथ का जैन मंदिर है, उसके पास एक चट्टान पर उत्कीर्ण ये 1170 के अंदर लिखा गया अभिलेख है। कब लिखा गया है, 1170 में लिखा गया अभिलेख है। अब यहाँ पर बात करें तो इसके जो प्रशस्तिकार कौन थे, यानी कि इसकी जो रचना किसने की थी, तो इस बिजोलिया अभिलेख को है वो गुणभद्र था। किसने लिखा इसको, गुणभद्र ने। ठीक है, जो आपको याद रखना है दोस्तों। और इस अभिलेख में हम बात करें तो क्या जानकारी मिलती है, इस अभिलेख में बिजोलिया के अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है, सांबर एवं अजमेर के चौहानों वंश का वर्णन मिलता है इसमें। चौहान, सांबर और अजमेर के जो चौहान वंश हैं उनकी है वो इसमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है मेरे दोस्तों। और इसी के अनुसार है वो आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि 551 ईस्वी में शाकंभरी में चौहान वंश की स्थापना की गई थी। इसी बिजोलिया शिलालेख के अनुसार है चौहानों की स्थापना है वो 551 ईस्वी में, कहाँ पर, शाकंभरी, जिसको सांबर के नाम से जाना जाता है। और किसने की, ये की थी वासुदेव चौहान ने की थी। किसने की थी, वासुदेव चौहान ने की थी, जिसने सांबर झील का भी निर्माण करवाया था। ठीक है, और अहिच्छत्रपुर को इसने राजधानी बनाया था दोस्तों। और यह किस भाषा में, यह भी संस्कृत भाषा के अंदर है। यह भी किस भाषा में है, बिजोलिया शिलालेख है, यह भी है वो संस्कृत भाषा के अंदर है मेरे दोस्तों। और इसमें 13 पद हैं। कितने पद हैं, 13 पद हैं। ये आपको हमने बिजोलिया अभिलेख है वो करवा दिया। अब हम बात करते हैं प्रयाग प्रशस्ति की। तो प्रयाग प्रशस्ति की हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो प्रयाग प्रशस्ति के बारे में देखो, ये किस वंश के समय है,
गुप्त राजवंश के समय जो सम्राट समुद्रगुप्त था, कौन सा सम्राट था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि था कौन? हरिसेन। कौन था? हरिसेन। हरिसेन द्वारा रचित यह एक लेख था। क्या है? हरिसेन द्वारा रचित यह एक लेख था। और इसमें मैं बता देता हूँ, कौशाम्बी से लाए गए अशोक स्तंभ पर जो खुदवाया गया यह अभिलेख है। कहाँ पर? जो कौशाम्बी से लाया गया था अशोक स्तंभ, इस पर यह खुदवाया गया है प्रयाग प्रशस्ति। और यह समुद्रगुप्त के विजय अभियानों के बारे में क्या देती है? जानकारी देती है। क्या देती है? यह प्रशस्ति जानकारी देती है। तो आई होप आपको ये मेरे ख्याल से अभिलेख बिजोलिया का, चिरवे का और प्रयाग प्रशस्ति का अभिलेख है वो आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देखो, किन दो अकबर ने, यहाँ पर देखिए अकबर ने किन दो राजपूत नायकों को वीरता से प्रसन्न होकर उनकी पाषाण की मूर्तियां बनवा कर आगरा के किले पर खड़ी करवाई थी मेरे दोस्तों? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो अकबर ने किन दो राजपूतों से उनकी वीरता से इतनी, मतलब आपको पता है राजस्थान है वो सूरवीरों की धरती को कहा जाता है। राजस्थान धोरावाड़ी धरती है, ये बहुत ही वीरों की धरती है, बलिदानों की धरती है, शहीदों की धरती है। और इससे बहुत से मतलब प्रभावित किया है राजा महाराजाओं व देश को भी प्रभावित किया है इस राजस्थान के वीरों ने। तो यहाँ पर जो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए जयमल व फत्ता ने है वो किसको प्रसन्न कर दिया था? उनकी अपनी वीरता से अकबर को प्रसन्न कर दिया था। अब हम बात करें तो किसकी? जयमल व फत्ता की। तो यहाँ पर हम बात करें जयमल व फत्ता की। तो 1568 के अंदर जब किसने, अकबर ने यहाँ पर चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, तब जो चित्तौड़ का जो सेनाध्यक्ष था वो कौन था? जयमल राठौड़ था। ये जयमल राठौड़ है पूरा नाम, और इनका फत्ता सिसोदिया। ठीक है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर 1568 में जब अकबर ने यहाँ पर युद्ध आक्रमण किया था, तब सेनाध्यक्ष कौन थे? जयमल राठौड़ थे। और उनकी वीरता से आपको बताया जाता है कि यहाँ पर रात को है वो यहाँ पर गोली चला दी थी किसने? संग्राम बंदूक था किसका? आपको पता होना चाहिए। संग्राम बंदूक से वो अकबर ने गोली चलाई दी थी जो उनकी पैर में लगी थी। और फिर भी ये मतलब इस युद्ध के अंदर है वो लड़े थे। और इनके जो आपको दिखाई दे रहा है कल्ला राठौड़ ने इनको कंधे पर बैठा कर है वो इस युद्ध के अंदर अपनी वीरता का परिचय देते हुए शानदार लड़ाई लड़ी थी, जिसमें अकबर भी है वो क्या हो गया? हैरान हो गया था कि आज पहली बार देख रहा हूँ 4 हाथों वाले, यानी कल्ला राठौड़ को क्या कहा जाता है? 4 हाथों वाले देवता, लोक देवता भी हैं ये राजस्थान के। और ये यहाँ पर अपने ताऊ जयमल राठौड़ को कंधे पर बैठा कर है वो इस युद्ध में भाग लिया था मेरे दोस्तों। ठीक है, तो आपको याद रखना। और इनकी इतना प्रसन्न हुआ था, इम्प्रेस हो गया था अकबर ने आगरा किले के आगे उनकी गजारूढ़ मूर्तियाँ है वो बना दी थी, पाषाण मूर्तियाँ है वो लगवा दी थी। लेकिन अगर पूछा जाए कि जयमल व फत्ता सिसोदिया की पाषाणकालीन मूर्तियाँ है वो किसने तोड़ी थी? तो औरंगजेब ने तोड़ी थी। किसने तोड़ी थी मेरे दोस्तों? औरंगजेब ने तोड़ी थी, जो आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए कि राजस्थान में जयमल व फत्ता सिसोदिया की मूर्तियाँ है वो किसने बनवाई थी? तो बीकानेर के शासक राय सिंह ने जूनागढ़ के दुर्ग के आगे, जूनागढ़ जो आज भी है जूनागढ़ दुर्ग के आगे गजारूढ़ मूर्तियाँ की इनकी स्थापना की है मेरे दोस्तों, जो यहाँ पर मैंने बता दिया है। अब यहाँ पर बात करें तो गोरा और बादल की बात बता देता हूँ। इनकी जानकारी कहाँ पर मिलती है? इनकी जानकारी है वो पद्मावत ग्रंथ है, पद्मावत ग्रंथ के अंदर है वो यहाँ पर इसकी जानकारी मिलती है मेरे दोस्तों। अब यहाँ पर पद्मावत ग्रंथ का लेखक कौन था? तो मलिक मोहम्मद जायसी था। कौन था? मलिक मोहम्मद जायसी था, जो 1540 के अंदर है वो इसने लिखी थी। और यह किसका जो मतलब दरबारी कवि था? यह शेरशाह सूरी का दरबारी कवि था। किसका दरबारी कवि था? शेरशाह सूरी का। अब हम बात करते हैं तो ये आप यहाँ पर जानकारी मिल गई। और यहाँ पर बात करेंगे गोरा और बादल की। तो गोरा व बादल उनके सैनिकों ने पद्मिनी और उनके साथियों को के रूप में दिल्ली में प्रवेश किया और राजा को बचाया। और यहाँ पर गौर है ये जो मतलब गोरा है इस अभियान में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होता है मेरे दोस्तों। वीर गति को प्राप्त कौन होता है? गोरा होता है। और बादल है वो सुरक्षित बचाकर है वो किसको? रतन सिंह को याद रखना। रतन सिंह को है वो सुरक्षित बचाकर है वो यहाँ पर चित्तौड़ के महल में लेकर आ जाते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, और इसके बाद में फिर है वो कौन लेकर सेना लेकर आता है? आपको पता ही है कौन था। तो मेरे ख्याल से कमेंट कर आप है वो जल्दी बताओ, क्योंकि अगला क्वेश्चन आने वाला है उसके अंदर हम पूरी चर्चा करेंगे मेरे साथियों। टेंशन मत लो, हर
टॉपिक को, हर लाइन को, हर नाम को हम अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपके प्रत्येक डाउट को क्लियर किया जा सके। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा, जयमल व फत्ता होगा। अदर ऑप्शन हम देख रहे हैं, कल्ला राठौड़। कल्ला राठौड़ हम बता देता हूँ मीराबाई के क्या थे, भतीजा थे। मीराबाई, जो मीराबाई संतों की यानी कि राजस्थान की राधा के नाम से जाने जाते हैं, इनके क्या थे, ये भतीजा थे। ठीक है, याद रखना है। इनको 4 हाथों वाले देवता भी कहा जाता है, राजस्थान के लोक देवता हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब भील पुंजा की बात करें तो ये हैं महाराणा प्रताप के सेना के जो भील सेनापति थे। ठीक है, हकीम का सूरी की बात करें तो हकीम का सूरी है वो महाराणा प्रताप के हल्दीघाटी युद्ध के अंदर सेना का नेतृत्व इन्होंने ही किया था मेरे दोस्तों। तो बहुत ही शानदार तरीके से मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हल्दीघाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आप वो इसमें देखिए क्या क्या ऑप्शन पढ़िए। मान सिंह की भावना को संतुष्ट करना, महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना, राजपूतों में फूट डालना, साम्राज्यवादी नीति। तो देखिए यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, अकबर की साम्राज्यवादी नीति भी थी। ठीक है, और राजपूतों में फूट डालना भी थी। ठीक है, और भावनाओं को, अब यहाँ पर ये जो मान सिंह भावना, अरे भावना क्या होती है, भावना तो कोई इतनी खास बात नहीं है, पर लेकिन इसका जो मेन मकसद है वो कौन सा होगा, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। अगर वैसे पूछा जाए ना कि अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था, तब तो साम्राज्यवादी नीति थी। लेकिन हल्दीघाटी युद्ध के पीछे पूछे कि हल्दीघाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। लेकिन वो महाराणा था रे, वो महाराणा था जो कभी हाथ नहीं आया अकबर के, और अकबर उसके कभी सामने नहीं आया, अकबर कभी उसके सामने नहीं आया। अगर आ भी जाता तो वापस से नहीं जाता। ये है वो, ये राजस्थान की सूरवीरों की धरती है। ठीक है, ये किसी के झुकते नहीं हैं। तो ये महाराणा प्रताप थे, जो आपको पता चल गया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। तो हल्दीघाटी का युद्ध की हम चर्चा करें तो ये युद्ध कब हुआ था, 21, देखो कई किताबों में अलग मिलती है। जो NCERT के तौर पर हम देखें तो ये है 18 जून। और यहाँ पर बात करें तो 1576 के अंदर है वो हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था। हल्दीघाटी युद्ध में है वो प्रताप की सेना का नेतृत्व किसने किया था, हकीम का सूरी ने किया था। और यहाँ पर हम बात करें तो इसकी जो हल्दीघाटी युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व है वो मान सिंह ने किया था। मान सिंह का छावा जो आमेर के शासक किसके, भगवंत सिंह के पुत्र थे मेरे दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। जो राणा कुंभा को राजस्थान का अभिनव भारताचार्य कहा गया, क्योंकि संगीत प्रेमी थे वही, लिखने के प्रेमी थे, युद्ध प्रेमी थे, दुर्ग प्रेमी थे, ये चारों प्रेमी थे। लेकिन यहाँ पर अभिनव भारताचार्य की हम बात करें तो ये संगीत प्रेमी थे। क्या थे ये, संगीत प्रेमी थे मेरे दोस्तों। और संगीत प्रेमी होने के लिए इनको क्या कहा गया, अभिनव भारताचार्य कहा गया था। क्या कहा गया था, अभिनव भारताचार्य कहा गया था मेरे दोस्तों। अब यहाँ पर हम बात करें राणा सांगा की, ये राणा कुंभा। तो राणा कुंभा किसके पुत्र थे, तो ये मोकल के पुत्र थे। किसके पुत्र थे, मोकल के पुत्र थे। ठीक है, और मोकल के ये पुत्र थे। अब हम बात करें तो मोकल किसके पुत्र थे, तो राणा लाखा के पुत्र थे, जिनको लक्ष्य सिंह भी कहा जाता था। ठीक है, राणा लाखा के पुत्र थे। ठीक है, और उनकी माता का नाम, मोकल की माता का नाम क्या था, आपको पता होना चाहिए, हंसाबाई। और यहाँ पर उनकी कुंभा की ये क्या लगी, दादी। तो आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम बात करें राणा कुंभा की और भी, तो ये क्या थे, संगीत प्रेमी भी थे, लिखने के प्रेमी भी थे। ठीक है, और युद्ध प्रेमी भी थे, युद्ध में भी ये इतने माहिर थे, और दुर्ग प्रेमी थे। अब संगीत प्रेमी होने के कारण उन्होंने क्या लिख दी, संगीत ग्रंथ लिख दिए, बहुत संगीत ग्रंथों की रचना की, जैसे संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम, सूर प्रबंध, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा। इस तरह से उन्होंने है वो यहाँ पर इनकी रचना कर दी मेरे साथियों। इस तरह से आप समझ में आ गया होगा यहाँ पर राणा कुंभा के बारे में। और हम राणा कुंभा के बारे में चर्चा करें तो राणा कुंभा ने किसकी स्थापना कर दी, विजय स्तंभ की स्थापना किसने की, राणा कुंभा ने की मेरे दोस्तों, विजय स्तंभ। अगर पूछा जाता है कि राजस्थान के 84 दुर्गों में से कितने दुर्गों के निर्माता हैं, 32 दुर्गों के निर्माता हैं, किसके अनुसार है ये वीर श्यामल दास के अनुसार है। किसके अनुसार, वीर श्यामल दास, जो वीर विनोद, जो किस पुस्तक थी ये, वीर श्यामल दास की पुस्तक थी वीर विनोद, जो आपको याद रखना मेरे दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था,
तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया, तो मालवा का युद्ध, खातौली युद्ध, घाघरा का युद्ध, बयाना का युद्ध। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, खातौली का युद्ध होगा। खातौली का युद्ध है वो कब लड़ा गया था, 1517 के अंदर मेरे दोस्तों इसमें लड़ा गया था। और ये इब्राहिम लोधी हुआ है महाराणा सांगा के मध्य हुआ था। इसमें इब्राहिम लोधी की क्या हुई थी, हार हुई थी मेरे दोस्तों, क्या हुई थी, हार हुई थी। तो ये आपको पता होना चाहिए। खातौली का युद्ध हुआ था, तो खातौली है वो कहाँ पर पड़ती है, खातौली भरतपुर के अंदर है, जो आपको याद रखना है, ठीक है मेरे दोस्तों। और ये आपको याद रखना। बयाना का युद्ध है वो आपको, खानवा का युद्ध सुना होगा, खानवा का युद्ध, खानवा से पहले कौन सा युद्ध हुआ था, बयाना का युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध कब हुआ था, आप कमेंट कर हमें बताइए, क्योंकि अगला क्वेश्चन आने वाला है, हम चर्चा करेंगे अगले क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। महाराणा कुंभा की विजय और विरोध की जानकारी देने वाला शिलालेख हैं, तो कौन सा है, रणकपुर प्रशस्ति है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। कौन सा है, रणकपुर प्रशस्ति है। अब रणकपुर प्रशस्ति है वो इसमें क्या देती है, कुंभा के विजय और विरोध, विरोध यानी ये वैसे नहीं है, ये मतलब उनकी जीत यानी विजय, और उनकी उपाधियों के बारे में है वो ये जानकारी देती है। अब रणकपुर प्रशस्ति की बात करें तो रणकपुर प्रशस्ति की हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं मेरे दोस्तों। तो रणकपुर प्रशस्ति है वो सूत्रधार कौन है इसके, दीपाक, ठीक है, दीपाक। और मेवाड़ का इतिहास की इसमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। इसमें कब से कहाँ तक मिलती है, बप्पा रावल से लेकर कुंभा तक की जानकारी मिलती है, ठीक है। और ये प्रशस्ति है वो किस मंदिर के आगे है, तो यानी हम बता सकते हैं कि रणकपुर मंदिर है, जो कहाँ पर है, पाली के अंदर मेरे दोस्तों, पाली में, ठीक है, ठीक है। इसके जो कब निर्माण करवाया गया था, 15वीं शताब्दी के अंदर इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है। और ये निर्माण किसके शासनकाल में करवाया गया था, राणा कुंभा के ही शासनकाल में करवाया गया था। और अगर पूछा जाए कि ये जो रणकपुर जैन मंदिर है ये किसको समर्पित है, तो जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित है। किसको समर्पित है, आदिनाथ को समर्पित है, ठीक है। इसके जो इस मंदिर के जो चारों दिशाओं में है वो दरवाजे खुलते हैं मेरे दोस्तों। और इसका निर्माण है वो 1439 ईस्वी के अंदर करवाया गया था, ठीक है। अगर पूछा जाए तो इसमें खंबे कितने हैं, 1444 खंबे हैं मेरे दोस्तों। और ये जिला पाली के अंदर है, ये आपको याद रखना है। इसमें टोटल है वो 29 विशाल कमरे हैं, क्या हैं, विशाल कमरे हैं। ये किसके बारे में, ये मैं बता रहा हूँ रणकपुर मंदिर के बारे में। और इसी मंदिर के आगे कौन सी प्रशस्ति है, रणकपुर प्रशस्ति है। तो समझ में आ गया होगा मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर हम अगर और अदर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए राय सिंह प्रशस्ति, तो राय सिंह प्रशस्ति की बात करें तो इसका जो निर्माण है वो कब किया गया था, 1594 में किया गया था। किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था, तो राय सिंह के द्वारा। राय सिंह कौन था, बीकानेर का शासक था, बीकानेर का शासक था, ठीक है। अगर पूछा जाए कि बीकानेर दुर्ग के द्वार पर क्या लगी है, तो राय सिंह प्रशस्ति है वो बीकानेर दुर्ग के दरबार पर लगी है, यानी कि जूनागढ़ पर, ठीक है। इसमें है वो राव बिक्का, जो बीकानेर राजवंश के संस्थापक है, बीकानेर के राठौड़ वंश के संस्थापक कौन है, बिक्का से लेकर है वो यहाँ पर राय सिंह तक की जानकारी है वो ये राय सिंह प्रशस्ति है वो बताती है मेरे दोस्तों। ये जानकारी इसमें मिलती है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं राज सिंह प्रशस्ति। तो राज सिंह प्रशस्ति की हम बात करें तो यह प्रशस्ति है कहाँ पर, यह प्रशस्ति है वो राजसमंद झील के उत्तरी भाग के नौचुक्की पाल में स्थित है। कहाँ पर है, आपने सुना होगा राजसमंद झील, ठीक है। राजसमंद, इसका निर्माण किसने करवाया था, राज सिंह ने करवाया था, ठीक है, राज सिंह ने करवाया था। और उसके जो इस उत्तर दिशा में भाग में नौ चौकी पाल है, वहाँ पर है वो ये प्रशस्ति लिखी हुई है। ये कितने पत्थरों पर लिखी गई है, तो ये 25 पत्थरों पर लिखी गई है, 25 पत्थरों पर है वो संस्कृत में इसका उत्कीर्ण किया गया है मेरे दोस्तों। और ये राज प्रशस्ति की बात करें तो ये 1676 के अंदर है वो महाराजा राज सिंह द्वारा है वो स्थापित करवाई गई थी। इसके लेखक कौन हैं, तो आपको याद रखना रणछोड़ भट्ट है। कौन है, रणछोड़ भट्ट तेलंग है मेरे दोस्तों। कौन है, रणछोड़ भट्ट तेलंग है। अगर हम बात करें तो यह भारत का सबसे बड़ा शिलालेख है, और हम इसको बोल सकते हैं कि एशिया की अगर बात करें तो एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है ये, एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। तो ये भी आपको याद रखना है मेरे दोस्तों। अगर हम बात करें तो
ये राजसमंद झील पर है। तो राजसमंद झील का निर्माण है वो अकाल राहत के लिए करवाया गया था, ठीक है। और इसमें क्या उल्लेख है, मुगल व मेवाड़ के बीच जो संबंध हुए थे, मुगल मेवाड़ के बीच संबंधों का उल्लेख, संधियों का उल्लेख है वो इसमें मिलता है मेरे दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा हाल ही में देखिए, ये देखिए, कुंभा का धार्मिक और पवित्रता का अवतार कहा गया है। तो कुंभा को धार्मिक और पवित्रता का अवतार है वो किस प्रशस्ति के अंदर कहा गया है, ये है वो हम देखें। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों वो हो जाएगा कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ है वो इसके अंदर है, वो कुंभा की धार्मिक और पवित्रता का अवतार है वो इसमें कहा गया है। अब कीर्ति स्तंभ की बात करें तो कीर्ति स्तंभ के लेखक कौन है, अत्रि भट्ट। जो आपको याद रखना मेरे दोस्तों, अत्रि भट्ट। अत्रि भट्ट है वो यहाँ पर, इसको अभी कभी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, अभी कभी, ठीक है, अभी कभी के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये आपको याद रखना। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर पूरा किसने किया था कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को, तो इसको इसके पुत्र थे, अत्रि भट्ट के पुत्र थे महेश भट्ट। महेश भट्ट ने वो इसको पूरा किया था मेरे दोस्तों। अदर ऑप्शन की बात करें तो राज प्रशस्ति हमने देख ली, राज प्रशस्ति पिछले क्वेश्चन के अंदर हम अच्छे से विस्तार से देख ली, राज सिंह के समय थी, ठीक है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति की बात करें तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति के लेखक कौन थे, तो आप है वो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, तो महेश भट्ट ही थे इसके भी कौन लेखक थे, महेश भट्ट है वो थे इसके लेखक कुंभलगढ़ प्रशस्ति के। और एकलिंग महात्मा के जो लेखक थे वो कौन थे, कुंभा थे। कौन थे, राणा कुंभा थे, और राणा कुंभा। और इसको पूरा किसने किया था, कानड़ व्यास ने किया था मेरे दोस्तों, कानड़ व्यास ने पूरा किया था, ये आपको याद रखना मेरे दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, गुहिल के पिता का नाम क्या था, तो गुहिल के पिता का नाम क्या था। गुहिल, पहले बात करें तो गुहिल था कौन, गुहिल जिसने मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना की थी, कब की थी, 566 ईस्वी के अंदर गुहिल वंश की स्थापना की थी। इनके गुरु का नाम क्या था, गुहिल वंश यानी गुहिलादित्य ने है उसकी स्थापना कर दी थी मेरे दोस्तों, और 566 में यहाँ पर कर दी थी, ठीक है। अगर पूछा जाए कि सोने की सिक्के चलाने वाला कौन था, तो गुहिल ही था। कौन था, गुहिल था। और गुहिल की बात करें तो गुहिलादित्य की बात कर रहे हैं हम, और गुहिलादित्य है वो किसका मंदिर का निर्माण करवाया, एकलिंग महात्मा यानी एकलिंग जी का मंदिर का निर्माण करवाया। एकलिंग जी यानी कि शिव जी, ठीक है, शिव जी के यहाँ पर हम बात कर सकते हैं। अगर बात करें तो गुहिल के पिता कौन थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों शिलादित्य। शिलादित्य है वो गुहिल के पिता थे, ठीक है। और गुहिल जो गुहिल वंश की स्थापना करते हैं 566 ईस्वी के अंदर। अब हम बात करें तो यहाँ पर शिलादित्य ये इसके पिता हो जाएंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। इनकी माता थी पुष्पावती। यहाँ पर पुष्पावती आपको बता देता हूँ, ये गुजरात की तरफ से जब यहाँ पर कुछ तुर्कों ने यहाँ पर आक्रमण किया था, जिसकी वजह से है वो इनमें इस युद्ध में मारे गए थे। और उनकी जो माता थी वो गुफा में छुप गई थी, और उन्हीं गुफा में है वो गुहिल का जन्म हुआ, और उन्हीं गुफा के अंदर जन्म होने की वजह से उनका नाम दे दिया गुहिलादित्य, जो आपको याद रखना है मेरे दोस्तों, ठीक है। और काल भोज का नाम कौन है, काल भोज बप्पा रावल के नाम से जाने जाते हैं, बप्पा रावल, ठीक है मेरे दोस्तों, बप्पा रावल के नाम से जाने जाते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महाराणा कुंभा ने किस युद्ध में की जीत के पश्चात विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, तो आप है वो यहाँ पर नागौर का ये जो सारंगपुर का युद्ध था, सारंगपुर का युद्ध जो कब हुआ था, 1437 के अंदर, 1437 के अंदर ये युद्ध हुआ था सारंगपुर का युद्ध। इस युद्ध में है वो विजय के उपलक्ष्य में किसका निर्माण करवा दिया, विजय स्तंभ का निर्माण करवा दिया मेरे दोस्तों। अब यहाँ पर बात करें विजय स्तंभ की, यहाँ पर ये जो विजय स्तंभ है इसकी बात करें तो विजय स्तंभ के जो निर्माण किसने करवाया, कुंभा ने करवाया। किस जिले में है अगर पूछा जाए तो ये जो जिला पूछा जाए तो जिला था चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है। ये कितने मंजिल है, 9 मंजिल है। इसके वास्तुकार कौन थे, जेता, पुंजा व नापा, ये आपको याद रखने मेरे दोस्तों, जेता, पुंजा, नापा इसके। और इसकी अगर पूछी जाए लंबाई कितनी है तो 122 फीट है मेरे दोस्तों। सीढ़ी कितनी इसमें सीढ़ी है वो 157 सीढ़ी लगी हुई है मेरे दोस्तों। इसकी तीसरी मंजिल पर क्या लिखा गया है, इसकी तीसरी मंजिल पर है मेरे प्यारे साथियों 9 बार अल्लाह लिखा गया है। क्या लिखा गया है, 9 बार अल्लाह लिखा गया है, जो किस भाषा में है, अरबी भाषा के अंदर है, याद रखना मेरे दोस्तों। आगे हम चर्चा करें तो इसके उपनाम क्या हैं, विजय स्तंभ कई उपनाम क्या हैं तो आपको याद होना चाहिए। भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश भी कहा जाता है इसको, मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है, विक्ट्री टावर भी कहा जाता है, विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। और यह किस
यह है विजय स्तंभ है वो किस देवता को समर्पित है, तो विष्णु भगवान को समर्पित है, क्योंकि विष्णु जी का मंदिर भी है वो इस विजय स्तंभ के अंदर है मेरे दोस्तों। अगर पूछा जाए कि इसके ऊपर विजय स्तंभ के ऊपर डाक टिकट जारी कब की गई थी, तो 15 अगस्त 1949 को है वो इसके ऊपर डाक टिकटें जारी कर दी गई थी मेरे दोस्तों। अगर पूछा जाए कि यह किसका प्रतीक चिन्ह है, तो आपको पता होना चाहिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और हमारे राजस्थान पुलिस का है वो ये क्या है, प्रतीक चिन्ह है मेरे दोस्तों। तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर अगर हम देखें तो यह राजस्थान की पहली जो इमारत है जिसके ऊपर क्या डाक टिकट जारी हुई थी। और इसके बारे में अगर कथन देखें तो फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना किसके साथ की है, रोम के टार्जन के समान की है। किसके साथ, रोम के टार्जन के समान है मेरे दोस्तों इसमें की है। कर्नल जेम्स टोड का इसके ऊपर क्या कथन है, तो विजय स्तंभ पर कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि कुतुब मीनार से भी अच्छी है ये बेहतर इमारत है मेरे दोस्तों। ठीक है, गोपीनाथ शर्मा ने इसको भारतीय देवी देवताओं का सजा संग्रहालय कह दिया। ठीक है, और यहाँ पर बात करें तो गौरी शंकर ओझा ने भारतीय देवी देवताओं का अमूल्य कोष कहा है मेरे दोस्तों। तो ये आपको मेरे ख्याल से है वो विजय स्तंभ के बारे में समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आया मेरे दोस्तों, तो विजय स्तंभ के बारे में समझ में आ, तो ये है वो समझ में आ गया मेरे दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से सुसम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पर हम प्रशस्ति देखेंगे तो रणकपुर प्रशस्ति 1439 कुंभा के समय ये लिखी गई थी, तो ये इसका सही राइट है। राणा कुंभा का कार्यकाल कितना था, तो 1433 से लेकर है वो 68 तक था मेरे दोस्तों। कितना था, 33 से लेकर 68 तक था, तो ये मतलब राइट है। 1439 के अंदर इस प्रशस्ति का निर्माण किया गया था। कुंभलगढ़ प्रशस्ति की हम बात करें तो 1460 में कुंभा के समय एकदम राइट है मेरे दोस्तों। राज प्रशस्ति की हम बात करें तो 1676 के अंदर हाँ ये राइट है, ये भी राइट है। राज सिंह के समय मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने चर्चा की थी। तो इसका जो रॉन्ग आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये सुमेलित नहीं है। कौन सा, जगन्नाथ राय प्रशस्ति सुमेलित नहीं है मेरे दोस्तों। ये 1553 इसका आंसर नहीं आएगा। तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हल्दीघाटी युद्ध के समय कौन सा इतिहासकार मौजूद था जिसने राजपूतों के खून से अपनी दाढ़ी रंगी थी मेरे दोस्तों, तो ये जो उस समय कौन था, बदायूनी था। उस समय कौन था, बदायूनी है वो इस हल्दीघाटी युद्ध के अंदर मौजूद था। अगर पूछा जाए कि हल्दीघाटी युद्ध के बारे में जो संजीव वर्णन किसने किया था, तो वो किसने किया था, बदायूनी ने ही किया था मेरे दोस्तों। किसने किया था, बदायूनी ने किया था, जो आपको याद रख। और हम देखें तो यहाँ पर बदायूनी के बारे में और चर्चा करें तो ये किसका दरबारी कवि था, अकबर का ही दरबारी कवि था मेरे दोस्तों। ठीक है, अकबर को इसने क्या कहा था, इस्लाम का शत्रु। अकबर ने क्या, अकबर के बारे में इसकी क्या प्रतिक्रिया थी, इस्लाम का शत्रु कहा था। इसकी पुस्तक क्या थी, पुस्तक है वो मुनखब उल तवारीख। मुनखब उल तवारीख है वो जो फारसी भाषा के अंदर लिखी गई थी मेरे दोस्तों। अगर इसकी ये पुस्तक है वो प्रकाशित कब हुई थी, तो जहांगीर के समय में हुई थी। किसके समय में, जहांगीर के समय में हुई थी। और इससे बदायूनी ने महाराणा प्रताप के बारे में क्या कहा, राजस्थान का महानतम सुल्तान किसने कहा, बदायूनी ने कहा था राजस्थान का महानतम सुल्तान। महानतम याद रखना मेरे दोस्तों। ठीक है, और हल्दीघाटी का संजीव वर्णन है वो किसने किया था, बदायूनी ने ही किया था। अगर अमीर खुसरो की बात करें तो अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था, तो आपने सुना होगा कब 1303 के अंदर कौन सा युद्ध हुआ था, बताओ मेरे को। 1303 के अंदर युद्ध हुआ था चित्तौड़ का। और इसी में क्या होता है, चित्तौड़ का प्रथम शाखा होता है, कौन होता है, चित्तौड़ का इसमें प्रथम शाखा होता है, जो आपको याद। अगर पूछा जाए किसके विरुद्ध होता था, अलाउद्दीन खिलजी। कौन था भाई, अलाउद्दीन खिलजी है वो यहाँ पर क्या करता है, आक्रमण करता है मेरे दोस्तों। क्या करता है, आक्रमण। तो इस तरह से ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेवाड़, अगला क्वेश्चन हमारा, मेवाड़ के गुहिलों की रावल शाखा का अंत किस शासक पर हो गया था, तो यहाँ पर हम बात करें तो मेवाड़ की जो गुहिल शाखा थी उसका जो रावल शाखा का अंत है वो रतन सिंह के समय हो गया था। आपको बता देता हूँ, रतन सिंह है वो यहाँ क्या था, रावल शाखा का अंतिम शासक था। आपको पता है ये क्या थी, गुहिल शाखा। ठीक है, गुहिल शाखा से दो शाखा अलग हुई, एक तो थी रावल शाखा, कौन सी, रावल शाखा, और एक थी कौन सी, सिसोदिया शाखा, सिसोदिया शाखा। अब यहाँ पर हम बात करें तो ये समझ में आ गया अच्छे से, वेरी गुड। तो यहाँ पर है वो जो गुहिल वंश के जो कौन थे, रण सिंह। कौन थे, रण सिंह। रण सिंह के दो पुत्र होते हैं, कितने पुत्र होते हैं, दो। एक का नाम तो था क्षेम सिंह,
कौन था? छेम सिंह। और एक का नाम था राहब सिंह। कौन था? राहब सिंह। छेम सिंह तो किसकी शाखा की स्थापना करते हैं? रावल शाखा की स्थापना करते हैं। और राहब सिंह हैं वो सिसोदिया शाखा की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं? सिसोदिया शाखा की। और जो महाराणा प्रताप थे वो किस शाखा से थे? सिसोदिया शाखा थे से। और यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जो रावल शाखा थी उनके आगे किसके उपाधि लगती थी? रावल की उपाधि लगती थी। और सिसोदिया के जो शासक थे, सिसोदिया वंश से जो होंगे, वो उनके आगे राणा नाम से वो जाने जाएंगे मेरे दोस्तों। तो ये यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करें रतन सिंह की। यहाँ पर रतन सिंह की हम बात करें तो रतन सिंह किसके पुत्र थे? समर सिंह के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? समर सिंह के पुत्र थे। और इनकी जो जानकारी है वो कहाँ से मिलती है? पद्मावत से मिलती है, जिसके लेखक कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी, जिसने 1540 में इसकी रचना की थी। और ये किसके दरबारी थे? शेरशाह सूरी के दरबारी थे मेरे दोस्तों। अब यहाँ पर और बात करें तो और में भी मिलती है खजवाइन उल फतूह, जो कौन थे? अमीर खुसरो थे। और अमीर खुसरो है, हम बात करें तो वास्तविक ग्रंथ है वो, इसमें रतन सिंह की जानकारी है वो किस में मिलती है? खवाजाइन उल फतूह के अंदर ही मिलती है, जो अमीर खुसरो का है। अमीर खुसरो किसके दरबारी थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी थे। ठीक है, जिनको भारत का तोता भी कहा जाता है मेरे दोस्तों। ठीक है, इनकी पत्नी कौन थी? पत्नी थी पद्मावती। कौन थी? पद्मिनी भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बात करें तो रतन सिंह ने किसका निर्माण करवाया? पद्मिनी महल का और बादल महल का, जो चित्तौड़ में निर्माण करवाया था। और इसके दो सेनापति थे जो हमने पीछे चर्चा की थी, गोरा और बादल। कौन थे? गोरा और बादल है वो यहाँ के इनके जो क्या थे मेरे दोस्तों? सेनापति थे। ठीक है, जो आपको याद रखना मेरे दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर इन्हीं के काल में जो चित्तौड़ का प्रथम शाखा होता है, चित्तौड़ का प्रथम शाखा। और चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब होता है? 1303 में होता है मेरे दोस्तों। कब होता है? 1303 के अंदर होता है। पद्मिनी उसमें क्या करती है? जौहर करती है, और ये प्रथम जौहर था। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया। अगर यहाँ पर जौहर की बात हुई है तो चलो मैं यहाँ पर चर्चा कर लेता हूँ। जौहर नगरी किसको कहा जाता है? जौहर नगरी है वो चित्तौड़ को कहा जाता है। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। क्योंकि राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा 3 जौहर है वो कहाँ पर हुए थे? चित्तौड़ में ही हुए थे। ठीक है मेरे दोस्तों, और 2.5 शाखा, ये 3 शाखा हुए थे। ठीक है, और 2.5 शाखा कहाँ पर हुआ था? 2.5 शाखा है वो जैसलमेर में हुआ था मेरे दोस्तों। और टोटल राजस्थान में 11 शाखे हुए थे, जो आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पर जौहर की बात हुई तो जौहर नगरी किसको कहा दिया? चित्तौड़ को कह दिया, जो आपको याद रखना। जौहर मेला भी लगता है। जौहर मेला अगर पूछा जाए कि चित्तौड़ में जौहर मेला प्रतिवर्ष लगा जाता है, कब लगता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है मेरे दोस्तों। चैत्र कृष्ण एकादशमी को यहाँ पर ये मेला लगता है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध के बाद प्रताप ने वनवासी जीवन पद्धति अपनाते हुए किस स्थान को अपना केंद्र बनाया था? तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, कोल्यारी गांव है, उसको है वो यहाँ पर क्या बनाया था? अपना जीवन पद्धति केंद्र, स्थान केंद्र बनाया था। अब यहाँ पर बात करें तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? मैंने जिक्र भी किया था 18 जून को, कहीं पर 21 जून भी आता है। ठीक है, तो ये अगर ऑप्शन के अंदर मिल जाए तो एनसीईआरटी के अनुसार है वो 18 जून है, वो याद रखना 1576 के अंदर। ठीक है, 1576 के अंदर होता है। इसमें क्या होते हैं कि महाराणा प्रताप है वो क्या हो जाते हैं? घायल हो जाते हैं। घायल अवस्था में फिर है वो चेतक है वो किस गांव में लाता है? कोल्यारी गांव में लाता है। कोल्यारी गांव के अंदर है वो इनकी क्या किया जाता है? ट्रीटमेंट किया जाता है। और इसी को अपना क्या बना लेते हैं? वो वनवासी जीवन पद्धति अपनाते हुए इस स्थान को क्या बनाया? केंद्र बनाया। कोल्यारी को, किसको बनाया? कोल्यारी को बनाया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कोल्यारी हो जाएगा मेरे दोस्तों। क्या हो जाएगा? कोल्यारी हो जाएगा। और महाराणा प्रताप की हम बात करें तो महाराणा प्रताप है वो उदय सिंह के पुत्र थे, उदय सिंह के बड़े पुत्र थे। ठीक है, और उनकी माता का नाम था जयवंता बाई। क्या नाम था मेरे दोस्तों? जयवंता बाई था। ठीक है, उनके घोड़े का नाम चेतक था। उनके घोड़े का नाम क्या था? चेतक। और बचपन का नाम क्या था इनका? किक्का था, जो आपको याद रखना है मेरे दोस्तों। ठीक है, और हम चर्चा करें तो गोगुंदा है वो प्रथम राजधानी कौन बनाता है? बप्पा रावल बनाता है। कौन बनाता है? बप्पा रावल है वो गोगुंदा को है वो इसको प्रथम राजधानी है वो बप्पा रावल के समय बनी थी, जो आपको याद रखना है मेरे दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं। और आपको यहाँ पर ये नागदा दिख रहा होगा, नागदा। तो नागदा के बारे में क्या आप क्या जानते हो? नागदा की हम चर्चा करें तो नागदा के अंदर है वो किस मंदिर की स्थापना कर दी गई थी? तो नागदा के अंदर है वो यहाँ पर
मैं बता देता हूँ, सास और बहू का मंदिर है वो कहाँ पर है, नागदा के अंदर है मेरे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के समय। हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप का सहयोगी नहीं था, तो यहाँ पर चर्चा करें तो राणा कुंजा था। हकीम कासुरी सेनापति थे किसके, महाराणा प्रताप की सेना के। झाला मन्ना या झालामान सिंह थे, तो यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों वो कौन था, हाजी खां है वो नहीं था। कौन था, हाजी खां बटान है वो इसका आंसर हो जाएगा। ये महाराणा प्रताप के हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के सहयोगी नहीं थे। ठीक है, तो महाराणा प्रताप जो हल्दीघाटी युद्ध है उस ये कब होता है आपको मैंने चर्चा कर दी। इसके जो अकबर की सेना का जो नेतृत्व किसने किया था, मान सिंह ने किया था मेरे दोस्तों। किसने किया था, मान सिंह ने किया था। और प्रताप की सेना का नेतृत्व हाकिम खां सूरी ने किया था। तो इधर देखो ये तो हिंदू और इधर मुस्लिम, ये शानदार यहाँ पर खतरनाक युद्ध हुआ था। और इसमें अगर पूछा जाए कि हाथियों का युद्ध किसे कहा जाता है, तो हल्दीघाटी के युद्ध में, हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के हाथी लूणा और राम प्रसाद ने भाग लिया था। लूणा और राम प्रसाद आपकी हम चर्चा करें राम प्रसाद की, तो राम प्रसाद को है वो बंदी बना लिया गया था। ठीक है, और यहाँ पर राम प्रसाद को है वो मुगल दरबार में वीर या पीर प्रसाद के नाम रख दिया गया था। इसका क्या रख दिया गया था, पीर प्रसाद, जो आपको याद रखना है। और ये हाथी भी है वो किसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो महाराणा प्रताप तो कहाँ से उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता। तो यही तो महाराणा प्रताप के बारे में है। देखो यह एक राजपूत शासक था जो अधीनता स्वीकार नहीं किया, तो आज उनके बारे में पढ़ ले। और भारमर जिसने सबसे पहले अधीनता स्वीकार कर ली थी उसके बारे में हम नहीं पढ़ रहे हैं। देखो मेरे दोस्तों, तो यही तो राजपूत और मतलब राजस्थान के जो वीर योद्धाओं के बारे में ये तो चर्चा का विषय रहा है। अब बात करें तो आहड़ को अपनी राजधानी किसने बनाया था, तो आहड़ को है वो सबसे पहले जो अपनी राजधानी बनाया था वो अल्लट था। किसने बनाया था, अल्लट ने है वो मेरे दोस्तों। यहाँ पर आहड़ को है वो सबसे पहले राजधानी बनाया था। तो हम अल्लट के बारे में अल्लट के बारे में, तो अल्लट की हम चर्चा करें तो अल्लट का उपनाम क्या था, इनको आलू रावल भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, आलू रावल के नाम से भी ये जाने जाते थे। और उन्होंने नगर बसाया किसका, आहड़, और आहड़ को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, आहड़ को इन्होंने बसाया था और आहड़ को अपनी क्या बना ली, राजधानी बना ली थी मेरे दोस्तों। ठीक है, सर्वप्रथम इन्होंने प्रारंभ किया था नौकरशाही। सबसे पहले क्या प्रारंभ की थी, नौकरशाही प्रारंभ की थी, जो आपको याद रखना है। ठीक है, चित्तौड़ ये जो मतलब मेवाड़ का जो अगर नौकरशाही का हम बात करें तो इनका विवाह किसके साथ हुआ था, तो हरिया देवी के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था, हरिया देवी के साथ, जो हुण राजकुमारी थी। क्या थी, हुण राजकुमारी थी। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। अगर नौकरशाही आपको याद नहीं रही कि मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही किसने क्या था, तो नौकरशाही का जो शुरुआत है वो अल्लट ने की थी। तो आप ऐसे कर सकते हो, हुण राजकुमारी कौन थी, हरिया देवी। और हुण जाति पहले क्या थी, बदमाश जाति थी। तो यानी कि हरिया देवी से है वो काम नहीं हुआ, तो हरिया देवी ने क्या कहा कि इसमें नौकर रख लो, मेरे से तो काम नहीं होगा, महल में नौकर रख लो। तो यहाँ पर नौकरशाही की व्यवस्था किसने प्रारंभ की हुई थी, अल्लट के समय हुई थी मेरे दोस्तों। अगर पूछा जाए कि राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह किसने किया था, तो अल्लट ने किया था। किसके साथ, हरिया देवी के साथ। ये भी आपको याद रखना है मेरे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर हमने चर्चा कर ली थी राणा कुंभा की भी, बप्पा रावल की चर्चा कर ली थी। बप्पा रावल को है वो मेवाड़ के इतिहास का यानी कि गोहिल वंश का है वो वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक उनको कहा जाता है। उन्होंने 1734 के अंदर है वो चित्तौड़ दुर्ग जीता था। किससे जीता था, मान मौर्य से जीता था मेरे दोस्तों। किससे जीता था, मान मौर्य से। किसके अगर पूछा जाए किसके आशीर्वाद से, तो हरित ऋषि के आशीर्वाद से है वो यहाँ पर उन्होंने ये जीता था मेरे दोस्तों। किसके आशीर्वाद से, हरित ऋषि के आशीर्वाद से है वो यहाँ पर बप्पा राव ने जीता था। आपको ध्यान रखना है। उनका और नाम क्या है, ये काल भोज के नाम से भी जाने जाते हैं। काल भोज है उनका वास्तविक नाम था। और ये उपाधि थी बप्पा रावल को, ये उपाधि वो हरित ऋषि ने दी थी मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर हमने चर्चा कर ली। राणा सांगा की बात करें तो राणा सांगा की हम यहाँ पर ही चर्चा कर लेते हैं। तो अब अगर बात करें तो राणा सांगा का शासनकाल है वो कितना था, राणा सांगा शासनकाल है वो 1509 से लेकर है वो 28 तक, 1509 से लेकर 28 तक का वो इनका शासनकाल रहा था। और इन्होंने क्या कौन सा युद्ध लड़ा था, आपको पता होना चाहिए। उन्होंने वैसे बहुत युद्ध लड़े थे। खातौली का युद्ध, खातौली बता देता हूँ, खातौली युद्ध कब हुआ था, तो 1517 के अंदर। ठीक है, उसके बाद में बात करें तो 1518 के अंदर कौन सा युद्ध हुआ था, बाड़ी का युद्ध धौलपुर के अंदर।
ठीक है। मियाँ माखन और मुजुन शाह के बीच में जो इब्राहिम लोधी के क्या थे, ये सेनापति थे, उनको भी पराजित किया, यहाँ पर जीत हुई। अब बात करें तो 1519 के अंदर कौन सा युद्ध होता है, गागरान का युद्ध। कौन सा होता है, गागरोन का युद्ध। ये कहाँ पर, झालावाड़ के अंदर। इसी में हम बात करें तो यहाँ पर मोहम्मद खिलजी जो कहाँ का मालवा का शासक था, उसको भी यहाँ पर इसने किसने, राणा सांगा जी ने हरा दिया था मेरे दोस्तों। और यहाँ पर बात करें तो एक युद्ध और हुआ था 1520 के अंदर। बात करें तो ईडर का युद्ध। कौन सा युद्ध, ईडर का युद्ध। ईडर कहाँ पर है, गुजरात में। गुजरात के दो भाई थे, ईडर के शासक थे कौन, यहाँ पर उनकी मदद के लिए है वो यहाँ पर जाते हैं किस। और मैं यहाँ पर बात बता देता हूँ और चर्चा में हम, कौन था तो मुजफ्फर शाह। कौन था ईडर का ईडर जो गुजरात के अंदर है वो किसके, मुजफ्फर शाह के बीच है वो, राणा सांगा के बीच है वो युद्ध होता है। इसमें है वो भारमल और रायमल की सहायता है, तो यहाँ पर राणा सांगा जाते हैं मेरे दोस्तों। और यहाँ पर मैं बता देता हूँ जो मुजफ्फर शाह था ये इस युद्ध में मारा जाता है, इस युद्ध के अंदर मारा जाता है। और इसका जो पुत्र था बहादुर शाह, कौन था, बहादुर शाह, उसको बंदी बनाकर है वो कौन लेकर आ जाते हैं, हमारे राणा सांगा है वो यहाँ पर कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ले आते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, और आपको हम आगे चर्चा करेंगे। देखिए, और कुंभा का हमने कार्यकाल बता ही दिया था, 1433 से लेकर 1468 तक है वो इनका कार्यकाल रहा था। इनको है वो सबसे ज़्यादा दुर्गों का निर्माण उन्होंने करवाया था। ये क्या था, संगीत प्रेमी भी थे, बहुत ही अच्छे विद्वान भी थे, और ये बहुत ही खतरनाक लड़ाकू भी हम बोल सकते हैं इनको। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेपाल में गुहिल वंश की नींव किसने रखी थी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, कुंभकर्ण ने। कुंभकर्ण ने है वो नेपाल के अंदर है वो किसकी नींव रखी थी, गुहिल वंश की नींव रखी थी मेरे दोस्तों। ठीक है, जो आपको याद रखना है। ठीक है, अगर हम चर्चा करें तो देखिए कुंभकर्ण है वो किसके पुत्र थे या किसके भाई थे, तो यहाँ पर देख रहा है आपको ये जो रतन सिंह दिखाई दे रहे होंगे, रतन सिंह। ठीक है, इन्हीं के क्या थे, ये भाई थे। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ये आपको याद रखना है मेरे दोस्तों। अगर हम बात करें, देखिए चित्तौड़ का प्रथम युद्ध 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के समय कौन सा इतिहासकार मौजूद था, तो मैंने ये बता भी दिया है कि कौन सा इतिहासकार मौजूद था। तो 1303 में आप है वो बता सकते हैं मेरे को, या फिर चलो मैं ही बता देता हूँ। कौन था, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो है वो अलाउद्दीन के समय, अलाउद्दीन का क्या था, ये दरबारी कवि था, अलाउद्दीन का दरबारी विद्वान था, जिसको भारत का तोता भी कहा जाता है। इसने किसका, पद्मावत जो लिखी थी, इसने जो पद्मावत इसने नहीं लिखी थी, लेकिन ये जो हल्दी का जो ये युद्ध हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का, चित्तौड़ का प्रथम युद्ध, इसका जो संजीव वर्णन है वो किसने किया था, अमीर खुसरो ने किया था, जो आपको याद रखना है मेरे दोस्तों। किसने किया था, अमीर खुसरो ने किया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बदायूं की हमने पिछले चर्चा करी ली है। अब यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा सम्मिलित नहीं है, महाराजा राज्यारोहण। राणा कुंभा का राज्यारोहण है वो 1433 में हुआ था, और इनका कार्यकाल 1433 से लेकर 1468 तक था। महाराणा सांगा की बात करें तो 1509 से लेकर इनका कार्यकाल 1528 तक था, यानी कि इनका भी राइट है। महाराणा प्रताप की बात करें तो 1572 से लेकर ये 97 तक है वो रहे थे मेरे दोस्तों, तो इनका भी सही है। तो महाराणा उदय सिंह का जो राज्याभिषेक है वो कब हुआ था, ये इसका रॉन्ग आंसर है, इसका आंसर है ये नहीं होगा, ये होगा 1537 के अंदर है वो इनका क्या किया गया था, राज्यारोहण है वो किया गया था। आपको पता है पन्नादाही ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर है वो यहाँ पर किसको बचाया था, उदय सिंह को बचाया था। और उदय सिंह को किसके, यहाँ पर आशा देवरा के घर है वो लेकर आई थी कुंभलगढ़ में, और कुंभलगढ़ में इनका क्या कर दिया गया था, राज्याभिषेक कर दिया गया था मेरे दोस्तों। तो ये आपको है। और अगर पूछा जाए कि उदय सिंह को मारना किसने चाहता, तो बनवीर ने मारना चाहता, किसको, बनवीर ने है वो इनकी हत्या करनी चाहिए थी, लेकिन पन्नादाही ने वो यहाँ पर बचा लिया, किसको, उदय सिंह को। जो उदय सिंह कौन है, महाराणा प्रताप के पिता हैं, महाराणा प्रताप के पिता हैं मेरे दोस्तों, तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पन्नादाही जब उदय सिंह को बनवीर से बचाकर कुशलगढ़ पहुंचाया, उस समय वहां का किलेदार कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आशा देवपुरा थे वो, कौन थे, कुंभलगढ़ के किलेदार थे। तो ठीक है मेरे दोस्तों, और कुंभलगढ़ में फिर इनका यहाँ पर राज्याभिषेक कर दिया गया था। कब कर दिया गया था, राज्याभिषेक कर दिया गया था 1537 के अंदर कुंभलगढ़ में। ठीक है, और अगर फिर बात करें तो यहाँ पर बनवीर ने है वो चित्तौड़ पर है वो क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था कि बनवीर ने। और बनवीर को फिर है वो यहाँ पर हम बात करें
तो 1540 के अंदर है वो वापस किसने ले लिया था, उदय सिंह ने है वो बनवीर से चित्तौड़ दुर्ग छुटा लिया था। तो आपको ये भी याद रखना मेरे दोस्तों। अगर हम बाघ सिंह की बात करें तो बाघ सिंह कौन थे, तो बाघ सिंह वही थे जो कर्मावती के सेनापति थे। ये कौन थे, कर्मावती के सेनापति थे, ये आपको याद रखना मेरे दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बप्पा राव ने किस को परास्त करके चित्तौड़ का किला प्राप्त किया था, तो आपको मैं बता देता हूँ, मान मौर्य या मौर्य मान, एक ही बात है। ये आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि बहुत से बच्चे भ्रम में हो जाते हैं। ये राइट आंसर होगा, कौन होगा, मान मौर्य है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आप कंफ्यूज मत होना, मान मौर्य। अब यहाँ पर है वो 734 के अंदर है वो, यहाँ पर बात करें तो चित्तौड़ दुर्ग पर है वो विजय प्राप्त की थी बप्पा रावल ने। बप्पा रावल को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि सोने के सिक्के चलाने वाले शासक कौन थे, तो बप्पा रावल थे। बप्पा रावल ने है वो यहाँ पर गोगुंदा को अपनी राजधानी बनाया था और यहाँ पर एकलिंग जी मंदिर का निर्माण करवाया था। सास का निर्माण भी है वो, मंदिर का निर्माण भी बप्पा रावल ने करवाया था मेरे दोस्तों, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किसने किया था, तो हमने पढ़ कर आए हैं, अल्लट है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरिया देवी, मैंने बताया था हरिया देवी से काम नहीं हुआ, इसकी ट्रिक बताई थी ना, तो यानी कि अल्लट ने नौकरशाही है वो की स्थापना कर दी थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अल्लट को अल्लू रावल के नाम से भी जाना जाता है मेरे दोस्तों, किसके नाम से, अल्लू रावल के नाम से उपनाम है वो इनका। अंतर्राष्ट्रीय शादी करने वाले पहले अगर पूछा जाए शासक कौन थे राजस्थान के, तो ये ही हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है। खातौली का युद्ध 1527 के अंदर मैंने बताया था हुआ था, राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया, एकदम राइट है। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, सही है। 17 मार्च 1527 को हुआ था, और ये किसके मध्य हुआ था, तो खानवा का युद्ध है, आपको बहुत ही शानदार युद्ध है ये। और ये युद्ध है वो बाबर व राणा सांगा के मध्य हुआ था। और यहाँ पर बाबर के भी क्या छूट गए थे भाई, पसीने छूट गए थे, इतने खतरनाक शासक था भाई राणा सांगा। अगर पूछा जाए कि 80 गांव की शासक ये थे, तो 80 गांव होकर भी है वो ये युद्ध कर रहा था, बहुत ही मतलब वीर योद्धा था। अगर पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे खतरनाक योद्धा किसको कहा जाता है, तो राणा सांगा है वो बहुत ही खतरनाक योद्धा थे। और उनका खानवा का युद्ध हुआ था बाबर व राणा सांगा के बीच, जिसमें राणा सांगा हार गए थे। हार तो गए थे क्योंकि उसकी कूटनीति है वो समझ में नहीं पाए थे, क्योंकि इस युद्ध के अंदर है, इस युद्ध के अंदर अगर पूछा जाए कि राजस्थान में सबसे पहले तोपों का युद्ध उपयोग है वो किस युद्ध में हुआ था, तो तोपों का उपयोग है वो खानवा के युद्ध में हुआ था, खानवा भरतपुर के अंदर। ठीक है, और इसमें है वो बाबर ने तोपों का यूज़ किया था। इसके बाबर की हम बता देता हूँ, तोप से कौन थे, मुस्ताद, तो आपको याद रखना मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर आपको मैंने बता दिया इनके जो मतलब प्रमुख तोपची कौन थे, मुस्तफ़ा और मुस्ताद अली थे, जो आपको याद रखना है। ये किसके, बाबर के थे। अगर यहाँ पर है वो इस अगर पूछा जाए कि राजस्थान के किस शासक ने सभी राजपूतों को इकट्ठा किया था, तो अगर पूछा जाए तो यहाँ पर है वो खानवा के युद्ध में बाबर ने सभी राजपूतों को है वो एकत्रित कर लिया था, यानी कि संगठन किया था, सभी एक हो गए थे। फिर भी है वो इसमें कुछ है यहाँ पर धोखा दे दिया था इस युद्ध में, नहीं तो वरना हमारे राणा सांगा जी है वो नहीं हारते। ठीक है मेरे दोस्तों। और घायल अवस्था के अंदर अगर पूछा जाए कि इस खानवा युद्ध में घायल अवस्था में राणा सांगा को बाहर किसने निकाला, तो झाला अज्जा है वो बाहर निकाले, और वो लड़ते हुए शहीद हो गए थे मेरे दोस्तों। ठीक है, ठीक है, अगर आपको याद रखना मेरे दोस्तों। और यहाँ पर हम बात करें तो सारंगपुर का युद्ध 1437 सही है, एकदम सही है। और यहाँ पर राणा कुंभा ने मांडू के महमूद खिलजी को हराया था, एकदम राइट है ये भी। गिगोली का युद्ध 1807 में, हाँ हुआ तो 1807 में था, लेकिन ये राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य नहीं हुआ था, जो आपको याद रखना। ये किसके मध्य हुआ था मेरे दोस्तों, ये मान सिंह व जगत सिंह के मध्य हुआ था। मान सिंह जो कहाँ के शासक थे, जोधपुर के शासक थे, मारवाड़ के शासक थे। और यहाँ पर जगत सिंह है वो कहाँ के शासक थे, आमेर के शासक थे, जगत सिंह कछावा, जो आपको याद रखना। ये युद्ध हुआ क्यों था, ये युद्ध है आपको बता देता हूँ, कृष्णा कुमारी को लेकर यह विवाद हुआ था, जो बहुत ही खतरनाक कृष्णा कुमारी को लेकर ये विवाद हुआ था। 1807 के अंदर ये युद्ध हुआ था। ठीक है, फिर इस कृष्णा कुमारी की हत्या वो, ये कृष्णा कुमारी किसकी पुत्री थी, तो ये भीम सिंह की पुत्री थी, जो आपको याद रखना मेवाड़ के शासक की पुत्री थी। अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1807 में
ये युद्ध शानदार तरीके से लड़ा गया था। और इसमें जीत किसकी होती है? इसमें जगत सिंह की जीत होती है मेरे दोस्तों। किसमें जीत होती है? जगत सिंह की जीत होती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और सारंगपुर के युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में विजय जो राणा कुंभा ने किसकी विजय स्तंभ की निर्माण करवाया था मेरे दोस्तों, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ से सबसे पहले जहांगीर के दरबार यानी मुगलों की सेवा में कौन उपस्थित हुआ था? तो ये है वो यहाँ पर बात करें तो मुगलों की सेवा में उपस्थित है वो कौन हुआ था? करण सिंह। कौन हुआ था मेरे दोस्तों? करण सिंह है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर है वो करण सिंह है वो मुगल सेवा में उपस्थित हुआ था। क्योंकि आपको मैं बता देता हूँ, सबसे पहले मुगलों से संधि किसने की थी? तो मुगलों से संधि तो किसने की थी? अमर सिंह ने की थी। अमर सिंह ने, जो किसके पुत्र थे? महाराणा प्रताप के पुत्र थे। आपको याद रखना मेरे दोस्तों, महाराणा प्रताप के पुत्र थे। उन्होंने 5 फरवरी 1665 को है वो मुगलों से संधि की थी। और किससे? आपको पता होनी चाहिए, 1615 में की है, 1615 के अंदर की थी। और 1615 में जहांगीर के साथ है वो की थी। उन्होंने 3 शर्तें भी रखी थी कि मेवाड़ का शासक मुगल दरबार में नहीं जाएगा, चित्तौड़ की मरम्मत नहीं कराई जाएगी और मुगल मेवाड़ में वैवाहिक संबंध नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर है वो करण सिंह है वो मुगल यानी कि मुगलों की सेवा में यानी दरबार में जाने वाला प्रथम शासक था, जो आपको ये याद रखना है मेरे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने बता दिया है। अगर जगमंदिर जो पिछोला झील पर जगमंदिर है उनका निर्माण किसने करवाया था? करण सिंह ने ही करवाया था। ठीक है, और ये प्रथम शासक है जो मुगल दरबार जाने वाला था। इसको मनसबदारी दी थी जहांगीर ने, कितने? 5000 रुपये की दी थी। शरण दी थी शाहजहाँ को, करण सिंह ने शरण दी थी शाहजहाँ को। ठीक है, कहाँ पर ठहराया? जगमंदिर में ठहराया था। और जगमंदिर की वास्तुकला से प्रभावित होकर है वो किसने? शाहजहाँ ने है वो किसका निर्माण करवा दिया मेरे दोस्तों? ताजमहल का निर्माण करवा दिया। ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से मैंने बता दिया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, महाराजा उदय सिंह किसकी सहायता से मेवाड़ का शासक बना? तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, मालदेव राठौड़ की सहायता से है वो उदय सिंह है वो यहाँ पर शासक बनते हैं। किसके? मेवाड़ के, यानी कि चित्तौड़ के शासक बनते हैं मेरे दोस्तों। किसके शासक बनते हैं? चित्तौड़ के शासक है वो महाराणा उदय सिंह की सहायता से ये बनते हैं। अब ये बनते कब हैं और किसके विरुद्ध यहाँ पर ये युद्ध होता है? तो बनवीर के विरुद्ध ये युद्ध होता है मेरे दोस्तों। किसके विरुद्ध? बनवीर, जो मतलब है किसको मारना चाह रहा था? उदय सिंह को मारने की कोशिश की थी, तो उसके विरुद्ध है। वो कब हुआ था? तो मैं बता देता हूँ, 1540 के अंदर ये युद्ध होता है मेरे दोस्तों। और इसमें किसकी जीत होती है? इसमें उदय सिंह की जीत होती है। किसकी जीत होती है मेरे दोस्तों? उदय सिंह की जीत होती है। और मालदेव राठौड़ की बात करें तो ये मारवाड़ के शासक थे। कौन थे ये? मारवाड़ के शासक थे। और राजपूताना के अंदर सबसे ज़्यादा मतलब शक्तिशाली सेना किसके पास थी? मालदेव राठौड़ के पास थी मेरे दोस्तों, जो आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए कि मालदेव राठौड़ को किस नाम से जाना जाता है, तो ये मारवाड़ के प्रथम पितृहंता थे। पितृहंता यानी अपने पिता गंगा सिंह की हत्या की थी उन्होंने। अगर पूछा जाए कि मेवाड़ के प्रथम पितृहंता कौन है, तो मेवाड़ के प्रथम जो पितृहंता है वो कौन थे? उद्दा। कौन थे भाई? उद्दा, जो किसकी हत्या की थी? कुंभा की हत्या की थी। राणा कुंभा की हत्या वो किन्होंने की? उनके पुत्र उद्दा ने की थी मेरे दोस्तों, जो आपको समझ में आ गया हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी चुंगटिया लिखकर किस महाराणा को दिल्ली दरबार में जाने से रोका था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फतेह सिंह को है वो दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। लेकिन देखो, चेतावनी चुंगटिया लिखकर उन्होंने कहा था कि आप यानी कि आप उस वंश के शासक हैं जो मतलब जहाँ पर चलते थे तो धूल भी उड़ती थी, और आप है वो भूल गए कि मेवाड़ के जो महाराणा दिल्ली के दरबार में जाएंगे। तो यहाँ पर बता देता हूँ, फतेह सिंह दिल्ली तो गए थे लेकिन दरबार में नहीं गए थे। तो आपको ये फैक्ट भी है वो याद रखना है। तो चेतावनी चुंगटिया लिखकर किसने भेजा था? केसरी सिंह बारठ ने भेजा था। ठीक है मेरे दोस्तों, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से सही क्रम लिखिए। अकबर के दूत के रूप में महाराणा प्रताप से मिलने वाले राजदूत। तो देखिए, यहाँ से हम करें तो पहले चोट कौन जाता है? पहले चोट जाता है जलाल खां। कौन जाता है मेरे दोस्तों? ऑप्शन सी। यहाँ पर देखिए सही क्रम मैं बताता हूँ, जलाल खां। उसके बाद में कौन जाता है? बताइए मेरे दोस्तों। उसके बाद जाता है कौन? मान सिंह। कौन जाता है? मान सिंह जाता है, ए आएगा। उसके बाद मान सिंह के बाद उनका पिता भगवंत दास, बी आएगा। और बाकी लास्ट में कौन जाता है? टोडरमल जाता है मेरे दोस्तों। कौन? डी आएगा। तो ये जो मतलब जिस ऑप्शन में है यानी कि ऑप्शन 3 हमारा राइट है। यानी कि सबसे पहले कौन गया? जलाल खां, फिर गया था
किसके, महाराणा प्रताप से मिलने वाले राजदूत, यानी कि संधि करने के लिए गए थे। महाराणा प्रताप को ये कहने गए थे कि आप अकबर की अधीनता स्वीकार कर लो, लेकिन वो तो महाराणा प्रताप थे, जो हर गिज भी ऐसा नहीं हो सकता था। ठीक है, उनके हाथी राम प्रसाद ने भी अधीनता स्वीकार नहीं की, तो महाराणा प्रताप तो कहाँ से करेंगे मेरे दोस्तों। तो ये आप समझ में गए होंगे। तो इस तरह से ये आपको क्रम है वो याद रखना है। ठीक है, इस तरह से आप वो चार चार अपने राजदूतों को है वो यहाँ पर अकबर ने भेजा था मेरे दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेवाड़ के किस शासक के समय राहुल, ये सॉरी यहाँ पर ये जो थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हुई है, ये राहुल नहीं है, ये रावल है। रावल शाखा तथा राणा शाखा का उदय हुआ था। तो मैंने बताया था रण सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा रण सिंह। देखो फिर से समझो, कौन थे रण सिंह। रण सिंह के दो पुत्र थे, एक तो थे छेम सिंह और एक थे राहब सिंह। कौन थे? राहब सिंह। छेम सिंह ने रावल शाखा की स्थापना करते हैं और राहब सिंह है वो सिसोदिया वंश की स्थापना करते हैं, जिन्होंने सिसोदा ग्राम भी बसाया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो इनके दो पुत्र थे उनसे क्या शाखा, दोनों शाखा की अगर इसमें से एक ऑप्शन आता कि सिसोदिया वंश की शाखा का उदय कब हुआ, तो राहब के समय हुआ था। पर लेकिन दोनों की पूछा तो यानी कि रण सिंह के ये दोनों पुत्र थे, उन्होंने ये रावल और वह सिसोदिया वंश की शाखा की स्थापना की थी। तो आप ये इसका राइट आंसर हो जाएगा रण सिंह। क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? बी, रण सिंह हो जाएगा मेरे दोस्त। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ की राणा शाखा यानी सिसोदिया वंश का जो संस्थापक था कौन था? राहब सिंह। कौन था मेरे दोस्तों? राहब सिंह ने सिसोदिया वंश की स्थापना की थी, यानी कि मैंने बताया था वही पीछे वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर आ जाएगी सिसोदिया वंश का संस्थापक कौन है, तो राहब सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैतर सिंह ने गुलाम वंश के किस शासक को परास्त किया था? तो यहाँ पर देखिए, जैतर सिंह ने गुलाम वंश के इल्तुतमिश को परास्त किया था। किसको? गुलाम वंश के इल्तुतमिश को परास्त किया था। बाबर क्या था? बाबर था मुगल। क्या था? मुगल था, जिसने भारत के अंदर कब बता देता हूँ 1526 के अंदर है वो मुगल वंश की स्थापना की थी मेरे दोस्तों। ठीक है, और 1527 में कौन सा युद्ध होता है? बहुत ही खतरनाक युद्ध होता है, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध, ठीक है, ये इसमें यहाँ पर बता देता हूँ। और बयाना का युद्ध है वो, यहाँ पर अकबर किस इस बाबर की सेना को सबसे पहले तो किसने? राणा सांगा ने हरा दिया था, लेकिन बाद में है वो अगला युद्ध है वो खानवा का युद्ध, ये बाबर जीत जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है मेरे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेवाड़ का भीष्म पिता किसको कहा जाता है? तो मेवाड़ का जो भीष्म पिता है वो किसको कहा जाता है? राणा चुंडा को। राणा चुंडा को मेवाड़ का भीष्म पिता कहा जाता है। भीष्म पिता आप जानते होंगे, महाभारत आपने देखी है, तो महाभारत के अंदर थे कौन? भीष्म पिता। वो एक वचन के पक्के थे, वैसे ही कौन था? राणा चुंडा है वो भी वचन का पक्का था। ये किसके पुत्र थे? तो ये बता देता हूँ, राणा लाखा। राणा लाखा के ये क्या थे? पुत्र थे मेरे दोस्तों। और ये बड़े पुत्र थे। कौन थे? बड़े पुत्र थे। इनको कहा जाता है मेवाड़ का भीष्म पिता। ठीक है, तो आपको याद रखना। अब यहाँ पर राणा लाखा की हम बात करें तो देखिए, राणा लाखा ने है वो शादी की थी किसके साथ? हंसाबाई के साथ। हंसाबाई किसकी पुत्री थी? तो राव चूड़ा की पुत्री थी। राव चूड़ा कहाँ के शासक थे? मारवाड़ के शासक थे। कहाँ के? मारवाड़ के शासक थे। और उन्होंने क्या रखी? राणा चुंडा है वो इनका हाथ मांगने गए थे, तो उन्होंने शर्त रखी थी कि मेरी पुत्री जो हंसा के जो मतलब पुत्र होगा वो क्या बनेगा? मेवाड़ का शासक बनेगा। तो राव चुंडा ने उनको क्या दिया? वचन दिया। और जो उनका पुत्र होता है कौन? मोकल। और मोकल को क्या बनाते हैं? मेरे दोस्तों? मेवाड़ का शासक बनाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना। और मोकल का पुत्र कौन था? राणा कुंभा था, जो आपको ये याद रखना है। तो ये अगर इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? राणा चुंडा हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्वान जोटिंग भट्ट और धनेश्वर किसके दरबारी थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों, ये कौन सा हो जाएगा? राणा लाखा। राणा लाखा के समय ये क्या थे? दरबारी विद्वान थे, जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट, जो आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगर पूछा जाए कि राणा लाखा की हम बात करें तो पिछोला झील का निर्माण है वो इन्हीं के शासनकाल में किसने? पिच्छुमार बंजारे ने करवाया था मेरे दोस्तों। और पिछोला झील पर कौन कौन से क्या चीज़ प्रसिद्ध है? तो जगमंदिर, जगनिवास, 5 सितारा होटल और नटनी का चबूतरा, ये इसके प्रमुख स्थल है जो आपको याद रखने मेरे दोस्तों। ठीक है, और राणा लाखा के समय किसकी खान प्राप्त हुई थी? चांदी की खान। और उस चांदी की खान कहाँ पर हुई थी? ये जावर कहाँ पर है? उदयपुर में है, जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं
अगले क्वेश्चन की तरफ। 26 अगस्त 1303 ईस्वी में रतन सिंह को हराकर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर अपना अधिकार कर लिया और इसका नाम अपने पुत्र के नाम पर रखा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये खिजराबाद ही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? खिजराबाद। 1303 में जैसे यह युद्ध यानी कि ये अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया था, तो अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर क्या कर लिया, ये यहाँ पर खिजराबाद है वो इस चित्तौड़ का नाम रख दिया मेरे दोस्तों। ठीक है, जो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कीर्ति स्तंभ का निर्माण जनता व द्वारा करवाया गया तथा इसके यहाँ पर बात करें तो कीर्ति स्तंभ का निर्माण जनता द्वारा करवाया गया तथा इसके शिलालेख की रचना किसने की थी? तो ये यहाँ पर आपको मैंने बताया भी था। इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अत्रिपुत्र महेश। यानी कि अत्रि भट्ट ने है वो यहाँ पर क्या की थी, शुरुआत की थी, लेकिन पूरा किसने किया था? महेश भट्ट ने किया था, जो किसके पुत्र थे? अत्रि भट्ट के पुत्र थे। अत्रि भट्ट को अभी कभी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना मेरे दोस्तों। किस नाम से जाना जाता है? अभी कभी के नाम से जाना जाता है। और हमने यहाँ पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की हमने पीछे चर्चा कर ली है, तो आप पीछे जाकर देख सकते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर बात करें तो देखिए ये जो श्यामल दास थे, श्यामल दास, यहाँ पर बात करें तो श्यामल दास की पुस्तक का नाम क्या है? उन्होंने किसकी रचना की थी? तो श्यामल दास ने, आपको पता होना चाहिए, वीर विनोद। किसकी? वीर विनोद की रचना की थी। ठीक है, ये और रणछोड़ भट्ट की हम बात करें तो रणछोड़ भट्ट ने राज प्रशस्ति लिखी थी। किसने क्या लिखी थी? राज प्रशस्ति लिखी थी, जो हमने पीछे चर्चा कर ली है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से आप है वो इनको याद करते हुए चलना चाहिए मेरे दोस्तों। ठीक है, और सदाशिव की बात करें तो किसके? अमर काव्य के लेखक कौन है? अमर काव्य के लेखक हैं वो सदाशिव हैं, जो आपको याद रखना मेरे दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महाराणा कुंभा का चित्रित ग्रंथ नहीं है। तो महाराणा कुंभा का चित्रित ग्रंथ नहीं है, तो देखिए हम बात करें तो संगीतराज है, रसिक प्रिया भी है, सूर प्रबंध भी है, एकलिंग महात्म्य है, वो इनका क्या है? चित्रित ग्रंथ नहीं है। चित्रित ग्रंथ नहीं है मेरे दोस्तों। वैसे उन्होंने लिखा तो था लेकिन पूरा नहीं कर पाए, किसको? एकलिंग महात्म्य को। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इनको पूरा किया था कानड़ व्यास ने, जो आपको याद रखना है। और सूर प्रबंध और रसिक प्रिया और जो संगीत राज है, ये इनकी क्या थी? ग्रंथ थे, जो आपको, और संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध, ये आप इनके क्या थे? ग्रंथ थे, जो अगर पूछा जाए तो इसलिए। और उन पहले क्वेश्चन आया था कि अभिनव भारताचार्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि राणा कुंभा क्या थे? संगीत प्रेमी थे, इसलिए ये भी आपको याद रखना मेरे दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महाराणा को प्राप्त उपाधियाँ महाराजाधिराज, रायथान, राणोरासो, राजगुरु, दानगुरु, हालगुरु आदि के पता किस लेख से चलता है? तो यहाँ पर हम बात करें तो इनका जो पता है वो किस लेख से चलता है? तो देखिए यहाँ पर राय सिंह प्रशस्ति नहीं हो सकती, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा मेरे दोस्तों? कुंभलगढ़ प्रशस्ति। क्या हो जाएगा? कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर है वो रायथान, राणोरासो, राजगुरु, हालगुरु, छापगुरु, इनका है वो इसमें उपाधियाँ मिलती है मेरे दोस्तों। ठीक है, ये किसकी उपाधियाँ हैं? ये सभी उपाधियाँ महाराणा कौन था? जो आपको यहाँ पर नाम नहीं दिख रहा है तो मैं बता देता हूँ, महाराणा कुंभा को ये सभी उपाधियाँ महाराणा कुंभा को दी गई थी मेरे दोस्तों। ठीक है, ये सभी महाराणा कुंभा को, जो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन की हम बात करें तो श्यामल दास की रचना वीर विनोद के अनुसार 84 दुर्गों में से कितने दुर्गों के निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको दिख रहा है, ऑप्शन सी, 32 दुर्गों का निर्माण है वो किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। तो मैं आपको बता देता हूँ कुछ प्रमुख दुर्ग हैं जो आपको याद रखने हैं। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? जो कहाँ पर है? सिरोही के अंदर है, ये आपको याद रखना है। ये किसने? महाराणा कुंभा ने करवाया था। बसंतीगढ़, मचान का किला, भोमट किला, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये आपको याद रखना है। कुंभलगढ़
कुंभलगढ़ दुर्ग, जो ये भी आपको याद रखना है। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पर, राजसमंद के अंदर है। भोमट का किला उदयपुर व डूंगर की सीमा के बीच है। बदनौर दुर्ग ये कहाँ पर है, भीलवाड़ा के अंदर है। और विराट दुर्ग कहाँ पर है, विराट दुर्ग भी है कहाँ पर, भीलवाड़ा में है विराट दुर्ग। देखो विराट सभ्यता तो जयपुर में, विराट दुर्ग है वो कहाँ पर है, भीलवाड़ा में है। ध्यान से सुनना। कुंभ श्याम मंदिर की बात करें तो कुंभ श्याम मंदिर का भी निर्माण करवाया उन्होंने, जो चित्तौड़, अचलगढ़ और कुंभलगढ़ में करवाया था। लक्ष्मी मंदिर जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ये उन्होंने मतलब करवाया था, जो आपको याद रखने हैं दोस्तों। ठीक है, तो 32 दुर्ग है वो इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 32 दुर्ग है वो इसके राइट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी, उद्दा। उद्दा है वो इनके ही क्या थे, पुत्र थे मेरे दोस्तों। उद्दा ने है वो महाराणा कुंभा की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। कब कर दी थी, तो 1468 के अंदर है वो इनकी हत्या कर दी थी। और 1468 से लेकर 1473 तक है वो शासक कौन रहा था, उद्दा रहा था, 5 वर्षों तक। फिर है वो यहाँ पर मेवाड़ के सामंतों को पता चलने के बाद है। और वैसे उद्दा की हत्या वो बिजली गिरने से हो गई थी। क्या, बिजली गिरने से हो गई थी, जो आपको याद रखना मेरे दोस्तों। तो ये क्या था, ये मेवाड़ का प्रथम पितृहंता था, ये मेवाड़ का प्रथम पितृहंता था अगर पूछा जाए तो। और मारवाड़ का मैंने बताया था कौन, मालदेव राठौड़, जो अपने पिता गंगा सिंह की हत्या कर है वो बना था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है, तो उड़ना राजकुमार के नाम से वो पृथ्वीराज सिसोदिया, न कि पृथ्वीराज राठौड़, पृथ्वीराज चौहान नहीं जाने जाते हैं, पृथ्वीराज सिसोदिया। ठीक है, पृथ्वीराज सिसोदिया है वो किसके नाम से जाने जाते हैं, उड़ना राजकुमार के नाम से जाने जाते हैं मेरे दोस्त। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये पृथ्वीराज सिसोदिया इसका आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि ये किसके पुत्र थे, तो ये किसके पुत्र थे मेरे दोस्तों, ये रायमल के पुत्र थे। किसके, रायमल के पुत्र थे। ठीक है, रायमल के कितने पुत्र थे, 3 पुत्र थे। एक तो पृथ्वीराज हो गए, एक कौन हो गया, राणा सांगा, और एक था जयमल। ये आपको याद रखना मेरे दोस्तों। और इनको उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। इनके घोड़े का नाम क्या था, तो पृथ्वीराज सिसोदिया के घोड़े का नाम था सारण, जो आपको याद रखना। और इनकी पत्नी का नाम क्या था, तारा। और तारा के नाम पर उन्होंने अजमेर दुर्ग का नाम क्या रखा, तारागढ़ रखा था। क्या रखा था, तारागढ़, जो टोडा राजकुमारी सुल्तान की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी, सुल्तान की। और अगर पूछा जाए कि पृथ्वीराज सिसोदिया की हत्या किसने की थी, तो जगमाल देवड़ा ने की थी। किसने, जगमाल देवड़ा ने की थी मेरे दोस्तों। जहर देकर, जो कहाँ का शासक था, सिरोही का शासक था। कहाँ का शासक था, सिरोही का शासक था। अगर हमने बनवीर की चर्चा की थी पिछले क्वेश्चनों में, जो उदय सिंह को मारना चाहा था। ठीक है, तो बनवीर है वो किसका पुत्र था, बनवीर है वो इसी का पुत्र था, पृथ्वीराज व पुत्तल दे। पृथ्वीराज व पुत्तल दे, इन दोनों का पुत्र था कौन, बनवीर। कौन था, बनवीर। अब आपको बता देता हूँ, पुत्तल दे क्या थी, एक दासी थी। क्या थी, एक दासी थी। ठीक है, जो आपको समझ में आ गया होगा क्या सिस्टम है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा, राणा सांगा की पत्नी जिसने गुजरात के बहादुर शाह के चित्तौड़ पर आक्रमण के समय हुमायूं को राखी भेजी थी, वह कौन थी, तो इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा कर्मावती। कर्मावती, जो राणा सांगा की पत्नी कौन थी, कर्मावती थी मेरे दोस्तों। और इन्होंने है वो 1534 के अंदर है वो बहादुर शाह ने क्या किया था, चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। और उस समय उन्होंने किसको, हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं किसका पुत्र था, बाबर का पुत्र था। बाबर के कितने पुत्र थे, बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, हिंदाल, अस्करी और कामरान, ये 4 पुत्र थे मेरे दोस्तों। तो हुमायूं सबसे बड़ा था, हुमायूं का शासक था दिल्ली का, और इसलिए उनको दिल्ली को यहाँ पर ये, अब यहाँ पर किस हिसाब से भेजी तो मैं बता देता हूँ। ये क्या लगा, इसका भाई लगा। भाई कैसे लगा कि जैसे ही यहाँ पर युद्ध हुआ था, कौन सा, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध में यहाँ पर मैं बता देता हूँ, बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ था। लेकिन राणा सांगा की वीरता से प्रसन्न होकर यहाँ पर बात करूँ मैं, तो बाबर ने है वो जैसे ही राणा सांगा की मृत्यु हुई थी, तो यहाँ पर बाबर ने कर्मावती को क्या बनाया था, अपनी पुत्री बनाया था। हिंदू पुत्री के नाम से जानी जाती है। तो हिंदू पुत्री बाबर की बनी। तो बाबर का पुत्र कौन था, हुमायूं, तो इसकी क्या हो गई, बहन हो गई। तो बहन है वो किसको, हुमायूं को राखी भेजी थी। किसके समय, 1534 में भेजी थी मेरे दोस्तों, 1534 में। और 1534 में आक्रमण किसने किया, बहादुर शाह ने किया था। बहादुर शाह की हमने बात करी तो ईडर का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था, ईडर का युद्ध हुआ था। कब हुआ था, 1520 के अंदर, जो यहाँ पर मुअज्जम खान को है वो हराकर कौन आया था, भारमल व रायमल की सहायता के लिए है वो राणा सांगा युद्ध में गए थे। तो उन्हीं का पुत्र था कौन, बहादुर शाह, जो कौन लेकर आ गया था,
राणा सांगा है वो अपने महल के अंदर इसको बंदी बना लिया था, लेकिन इनका पालन पोषण किसने किया था? कर्मावती ने किया था। कर्मावती के विरुद्ध है वो यहाँ पर आपको बता देता हूँ इसके कितने अभियान थे। 1533 में भी है वो इसने क्या किया था? आक्रमण किया था, लेकिन 1533 में कुंभलगढ़ दुर्ग को है वो देकर ये संधि कर ली गई थी, लेकिन 1534 में फिर से इसने आक्रमण कर दिया। तो यहाँ पर 1534 में आपको बता देता हूँ मेवाड़ का दूसरा साका होता है, मेवाड़ का दूसरा साका, दूसरा जौहर भी हम बोल सकते हैं, जो 1534 के अंदर होता है। ठीक है, जो आपको याद रखना है मेरे दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और सहल कंवर की भी मैं बता देता हूँ। सहल कंवर जिसको हाड़ा रानी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हाड़ा रानी के नाम से जाना जाता है। इनके पति कौन थे? रतन सिंह चुंडावत थे। ठीक है मेरे दोस्तों, जो है वो अपने पति को सिर काट कर दे दिया था। ठीक है, तो ये यानी कि वो जो मेवाड़ के अंदर है ना, कहावत होती है कि ये मांगे निशानी सिर काट दे दिया छतरानी, सिर काट दे दिया छतरानी, तो वो इन्हीं के नाम पर है। सहल कंवर जो हाड़ा रानी के नाम से प्रसिद्ध है, इन्होंने अपना सिर काट कर अपने पति को दे दिया था निशानी में युद्ध के समय। तो आपको ये फैक्ट है वो याद रखना मेरे दोस्तों। अहरिया उत्सव बूंदी के समय आपसी विवाद में हाड़ा सूरजमल ने किसकी हत्या कर दी थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पर आपको पता है रतन सिंह द्वितीय की हत्या है वो किसने कर दी थी? हाड़ा सूरजमल ने है वो कर दी थी। तो अगर हम बात करें और यहाँ पर रतन सिंह है की बात करें हम, तो रतन सिंह है वो इनका कार्यकाल क्या था? तो इनका कार्यकाल 1528 से लेकर 1531 तक था। और वो क्या, ये अहेरिया उत्सव के दौरान है वो हाड़ा सूरजमल ने इनकी हत्या कर दी थी। हाड़ा सूरजमल कौन था भाई? आपको बता देता हूँ, कर्मावती का क्या था? भाई था। कर्मावती का भाई था, यानी कि अपने भांजे की हत्या वो मतलब कर दी थी। और ये किसको बनाना चाहते थे शासक? तो ये विक्रमादित्य को है वो शासक बनाना चाहते थे मेरे दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको याद रखना है। विक्रमादित्य किसका पुत्र था? आपको बता देता हूँ, राणा सांगा का पुत्र था। राणा सांगा कितने पुत्र थे? राणा सांगा के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे मेरे दोस्तों। जो इस तरह से आप है वो इनको याद कर सकते हैं। राणा सांगा की हम बात करें तो विक्रमादित्य, भोजराज, और बात करें तो एक रतन सिंह द्वितीय और एक हो गया उदय सिंह। एक क्या हो गया? उदय सिंह। ये 4 पुत्र थे जो आपको याद रखने हैं। भोजराज सबसे बड़ा पुत्र था। क्या था? भोजराज है वो सबसे बड़ा पुत्र था। और भोजराज की पत्नी का नाम क्या था? मीराबाई। मीराबाई किसकी पत्नी थी? भोजराज की पत्नी थी मीराबाई, जिसको राजस्थान की राधा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की राधा के नाम से जाना जाता है। ये भोजराज की ये पत्नी थी, जो आपको याद रखना मेरे दोस्तों। ठीक है, रतन सिंह की चर्चा हमने कर ली, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खानवा का युद्ध हुआ था, तो खानवा का युद्ध आपको पता है 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध है वो बाबर व राणा सांगा के मध्य हुआ था। ठीक है दोस्तों, जिसमें बाबर की क्या हुई थी? जीत हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राजपूत सरदार ने खानवा युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद भी उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? ठीक है मेरे दोस्तों, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, जो राजपूत सरदार जो खानवा युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद भी राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था, तो वो कौन था? इसमें ऑप्शन में आपको पता चल जाएगा मेरे ख्याल से। कौन था? झाला अज्जा। कौन था? झाला अज्जा। ये आपको याद रखना मेरे दोस्तों। अगर पूछा जाए कि हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप का राज चिन्ह पहनकर है वो किसने युद्ध किया था? तो वो था झाला बिद्दा। ये आपको याद रखना है, वो था झाला बिद्दा। और ये हैं झाला अज्जा, राणा सांगा का मुकुट पहनकर युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे खानवा युद्ध के अंदर। ठीक है मेरे दोस्तों, तो और वो थे झाला बिद्दा, जिन्होंने घायल अवस्था में यानी कि प्रताप को घेरे हुए देखकर उन्होंने बचाया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और जयमल और फत्ता की हमने पिछले क्वेश्चनों के अंदर चर्चा कर ली। दुर्गादास की चर्चा हम है वो मारवाड़ इतिहास के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आएंगे, उसके अंदर हम चर्चा करेंगे मेरे दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर। एक महान विजेता, एक महान सेनानायक, महान निर्माता व महान विद्वान था,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राणा कुंभा। राणा कुंभा महान विजेता भी था, महान सेनानायक भी था, महान निर्माता यानी कि 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, और महान विद्वान यानी कि उन्होंने बहुत सी ग्रंथ लिखे। तो ये भी आपको याद रखने, यानी कि इससे भी गुण किस में मिलते हैं, राणा कुंभा में मिलते हैं। तो आपको ये याद रखना। अगर पूछा जाता कि महान विजेता कौन था, तो महान विजेता अकेला विजेता पूछा जाता तब तो राणा सांगा आएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। लेकिन सभी गुण है वो किस में थे, महाराणा कुंभा में थे। तो ये आपको याद रखने हैं मेरे दोस्तों। तो आज का हमारा है वो सेशन कंप्लीट होता है। ये टॉप 50 क्वेश्चन है वो, इससे है वो हमने लगभग है वो मेवाड़ का इतिहास है वो कवर किया। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और हमारे चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही क्वेश्चन है वो आपके लिए है वो उपलब्ध रहेंगे, लाते रहेंगे। अगला टॉपिक है हमारा मारवाड़ के टॉप 50 क्वेश्चन है वो इस बार है वो लेकर आएंगे मेरे दोस्तों। तो आज का सेशन है वो कंप्लीट होता है। जय हिंद, जय भारत।